नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 27 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हाथों के तोते बनाम शांति कपूत, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय शांति कपूत को लेकर है। बहरहाल, रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर लेजिंस्की कल की तरह आज भी आमने सामने खड़े हैं। भारत बिना किसी के आमंत्रण के दोनों के बीच खड़ा हो गया। यदि भारत इस युद्ध को समाप्त करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कपूत एक पुराना शब्द है, आजकल कम ही प्रचलन में है क्योंकि 176 साल पुराना ये डाकिया अब किसी का काम का नहीं रहा। अब न इसे उड़ाने वाले हाथ रहे और न इसे पालने वाले लोग। अब ये कपूत यानी आपका कबूतर बहुमंजिला इमारतों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। बावजूद इसके ये आज भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि आज भी दुनिया में अशांति है। जहाँ अशांति होती है वहाँ या तो सत्ताधीशों के हाथों तोते उड़ते हैं या वे शांति स्थापना के लिए श्वेत कपूत उड़ा रहे होते हैं। इस समय दुनिया में 1 दर्जन से अधिक छोटे बड़े युद्ध चल रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित युद्ध रूस और यूक्रेन का है। रूस यूक्रेन युद्ध को लंबा अरसा हो गया। रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू किया। इसमें अब तक 40 लाख से अधिक लोग भी उपस्थित हो गए थे और 60 लाख देश छोड़कर जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य क्लिनिक व स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयत्नशील हैं। हालांकि वे अपने देश में मणिपुर जैसे छोटे राज्य को जलने से नहीं बचा पाए। भारत की शांति पक्षधर भी है और प्रवक्ता भी। स्वतंत्रता के पहले से ही भारत इस काम में लगा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांति की जो अलख जलाई थी उसे मोदी जी भी जलाए रखे होने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनकी पार्टी और खुद वे नेहरू के कामकाज से इत्तेफाक नहीं रखते और संसद से लेकर सड़क तक नेहरू को ही नहीं बल्कि उनके वंशजों को गरियाते रहते हैं। उनके सिरों पर नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ते रहते हैं। लेकिन मोदी जी अब विश्व मंच पर सक्रिय हैं, शांति स्थापना के लिए सक्रिय हैं, इसलिए उनकी सराहना की जाना चाहिए। मोदी जी को इन शांति प्रयासों के पहले ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी शुभ काम का श्री गणेश अपने घर से ही किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में कौन दोषी है कौन नहीं, इसकी विवेचना की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया आक्रांता को पहचानता है। इस युद्ध में देश की तमाम महाशक्तियाँ विभाजित नजर आ रही हैं। एक भारत जो तटस्थ है और दोनों पक्षों से संपर्क रखते हैं। रूस ने भी भारत को आश्वस्त किया है कि मोदी जी जब तक रूस की धरती पर है तब तक रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब मोदी जी तो 1-2 दिन में वापस लौट आएंगे। इससे पहले यदि दोनों पक्षों में समझौता ना हुआ तो रूस के हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या भारत और भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज की स्थिति में है कि वे रूस को हमला करने से रोक सके। युद्ध अपराध भी है और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देख लिए हैं, तीसरे के मुहाने पर खड़ी है। जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्से मारकाट मची हुई है इन सब हिस्सों में, उसे देखते हुए नहीं लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत दिनों तक रोका जा सकेगा, क्योंकि आज विश्व फलक पर जो नेता है उनमें से अधिकांश युद्ध प्रेमी हैं। खुद भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर अपना युद्ध प्रेम दिखा दिया था, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। भारत जो नसीहत रूस और यूक्रेन को दे रहा है उस पर भारत को पहले अमल करना चाहिए। बहरहाल, रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की कल की तरह आज भी आमने सामने खड़े हैं। भारत बिना किसी के आमंत्रण के दोनों के बीच खड़ा हो गया। यदि भारत इस युद्ध को समाप्त करने में कामयाब हो जाता है
तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए भी और महामना मोदी के लिए भी। इसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए अभियान भी चलाना चाहिए और अभियान चलाया जा सकता है। लेकिन यदि भारत अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता तो ये एक बड़ी विफलता भी होगी, भारत की भी और मोदी की भी। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं। उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी है। रूस की भारतवासियों के बीच महानदा मोदी जी ने जहां खुद को महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक किया, वहीं अपनी ये इच्छा भी जाहिर कर दी कि लोग चाहे तो उन्हें भी बापू कहकर संबोधित कर सकते हैं। सवाल ये है कि वे जिन पुरखों को गरियाते हैं, जिन्हें देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, उनके नाम से खुद को संबोधित क्यों करना चाहें? सवाल ये भी है कि क्या कोई व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहने भर से किसी देश का बापू बन सकता है? सिर्फ 10 साल रहने भर से? बापू बनने के लिए गांधी बनना पड़ता है, लाठियाँ उठाना पड़ता है और लाठियाँ खाना भी पड़ता है, जेलों में रहना पड़ता है, फ़कीराना जीवन जीना पड़ता है, एक लंबे संघर्ष के दौरान सामना करना पड़ता है इस दौर का। क्या महामना ये सब कुछ कर चुके हैं? गोया कि मैं अपने देश से प्रेम बहुत करता हूँ, इसलिए मोदी जी का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि आखिर वे है तो हमारे प्रधानमंत्री जी। यदि मोदी जी की आत्मा को उन्हें बापू कहने से संतोष मिलता है तो कम से कम मैं तो उन्हें बापू कह सकता हूँ। वे 75 साल के होने को हैं। वे यदि सामान्य गृहस्थ जीवन में होते तो कम से कम अपने घर के बापू तो बन ही चुके होते। उनके आंगन में भी उन्हें बापू पुकारने वाले धमक चौकरी कर रहे होते, लेकिन वे तो रनछोड़ निकले। घर बहरहाल आज लंबी चौड़ी बात करने का मन नहीं, इसलिए यही रुकते हैं। कामना करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की, लेकिन हमें ये देखना ही होगा कि माननीय मोदी जी के हाथों से कपोत उड़ते हैं या तोते। दोनों के उड़ने का मतलब अलग अलग है। इसलिए आप सब आसमान पर नज़र रखिए, देखिए कि कौन सा परिंदा उड़ता दिखाई दे रहा है, श्वेत या हरा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।